नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस लेक्चर सीरीज में। तो फिजिकल ज्योग्राफी के तीसरे लेक्चर में आज हम शुरुआत करेंगे या पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कि सोलर सिस्टम किस तरह से बना है हमारा। सबसे पहले तो आज हम वही बात करेंगे किस तरह से फॉर्मेशन हुई है, साइंटिफिक फॉर्मेशन हमारी हुई है। खास करके सोलर सिस्टम को लेकर हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है। हम पढ़ते तो हैं, अर्थ के बारे में बात करते हैं हम ज्योग्राफी में या स्पेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके ओरिजिन का प्रॉपर पता हमें नहीं होता है। तो इजी वे में आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो बहुत इजी वे में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जब शाम होती है तो उस टाइम क्या है कि हम आकाश की तरफ देखते हैं, सनसेट के बाद खासकर। तो हम कुछ एक ब्राइट जो स्टार्स हैं उनको देखते हैं। कुछ एक ब्राइट स्टार्स होते हैं या ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कुछ शाइन कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे हम जब उनको आकाश की तरफ देखते हैं तो वो नंबर जो है इंक्रीज होता जाता है। और धीरे धीरे जब शाम मतलब थोड़ा थोड़ा रात होती है, शाम का समय होता है, तो उस टाइम तो हम गिन भी लेते हैं उनको कि कितने हैं, हम उनका नंबर गिन लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनका नंबर बढ़ता जाता है तो फिर हम उनको गिन भी नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे जो पूरा हमारा आकाश है वो उन छोटे छोटे शाइनिंग टीनी ऑब्जेक्ट से जो है भर जाता है। और उसमें कुछ बहुत चमकीले होते हैं और कुछ डिम होते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारा आकाश जो है बहुत डायमंड से भर गया है। और वो सारे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो सारे ट्विंकल कर रहे होते हैं। और हम कई बार जो है हम फुल मून देखते हैं, पूरे महीने में हम देखते हैं कि फुल मून नाइट देखते हैं, या जिसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। और उसके एक दिन बाद ही हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है कि न्यू नाइट, हमें न्यू मून देखने को मिलता है, न्यू मून नाइट देखने को मिलती है, जिसको हम अमावस्या भी कहते हैं। तो ये जो सन है, मून है, और जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे रात को आकाश में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। आकाशीय पिंड भी इनको हम हिंदी में कहते हैं। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग सबकी विशेषताएं होती हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं, बहुत गर्म होती हैं, कुछ का निर्माण गैसेस के कारण होता है, और उनके पास अपनी हीट होती है, लाइट होती है, और वो कुछ अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में भी एमिट करती हैं हीट को या लाइट को। और जब हम रात की तरफ देखते हैं तो ये तो हो गया कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की बात कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, मून क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं, ठीक है, एक सिंपल वे में, ताकि हम इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाए सोलर सिस्टम को, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो हमें कुछ एक बहुत फॉर्म पैटर्न भी देखने को मिलते हैं कि हमें शेप्स, अलग अलग शेप्स में स्टार्स देखने को मिलते हैं। जैसे उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम कंस्टेलेशंस, ठीक है, या तारामंडल भी कहते हैं, जो एक निश्चित आकृति बनाते हैं हमारे आकाश में। जैसे उर्सा मेजर है और बिग बियर है, वो बहुत बड़ी एक कंस्टेलेशन है, और जिसको हम इजीली जो है, और एक और जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशन है, तारामंडल है, जिसको हम धरातल से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो है सप्तऋषि, जो कि 7 सेजेस के नाम पे ही उसका नाम पड़ा है। और ये एक 7 तारों का एक समूह है, इट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। और जो कि उर्सा मेजर कंस्टेलेशन जो है, उर्सा मेजर जो हमारा तारामंडल है उसका ही एक भाग है। कौन? सप्तऋषि, ठीक है। और प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में क्या होता था कि हमारे पास कंपास तो होता नहीं था, डिजिटल हमारे पास एलिमेंट्स तो होते नहीं थे, डिजिटल
टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी हमारे पास, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, हम डायरेक्शन जो थे कैसे देखते थे, रात में विद द हेल्प ऑफ स्टार्स देखते थे, ठीक है। तारे जो होते हैं हमारे, उनकी तारों की सहायता से ही हम दिशा का पता लगाते थे। जैसे हम नॉर्थ स्टार की बात करते हैं, ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या उत्तरी तारा जिसको हम कहते हैं, उससे हम नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करते थे, ठीक है, कि ये हमेशा नॉर्थ, और नॉर्थ स्टार जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है, और इसको हम ध्रुव तारा के नाम से या पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं, और ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है हमारे आकाश में, ठीक है। और हम जो है किसी भी पोजीशन को पोल स्टार की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और पोल स्टार की लोकेशन जो है हम सप्तऋषि की हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एक सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, आकाशीय पिंड जो होते हैं, उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, ठीक है, और वो जो है दूसरे स्टार्स की जो लाइट है उनके सहायता से ही प्रकाशमय होते हैं, ठीक है। और उन बॉडीज को क्या कहते हैं हम, प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है, जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जो कि दूसरे ग्रहों से या दूसरे आकाशीय पिंड हैं, तारे हैं, उनसे जो है अपना प्रकाश लेते हैं, क्योंकि उन्हें क्या कहते हैं हम, ग्रह या प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। और जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है वेंडरर, घूमने वाला, ठीक है, घुमक्कड़, ठीक है। और अर्थ जो है हमारा, जहां पर हम रह रहे हैं, वो भी एक प्लैनेट है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा, ठीक है, पहले हमने इजी वे में समझा शुरू से लेकर कि तारामंडल, आकाश क्या है, ठीक है, तारे क्या हैं, मून क्या है, या आकाशीय पिंड कौन कौन से होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तारामंडल क्या होता है, कंस्टेलेशन जिसको हम कहते हैं, या कुछ एक कंस्टेलेशंस कौन कौन से हैं, पोल स्टार की हमने बात की, ठीक है। फिर हमने देखा कि पढ़ा, फिर हमने डिस्कस किया कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम, जैसे आप इमेज देख रहे हैं, हम सोलर जो फॉर्मेशन है, सोलर फैमिली है, या जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसको हम जानने से पहले देख लेते हैं कि हमारा सौर मंडल दिखता किस तरह से है, या ये ऐसा, मतलब किस तरह से जो अलग अलग ग्रह हैं हमारे, या सौर मंडल किसे कहते हैं, किस तरह से वो हैं, ठीक है। तो सौर मंडल की अगर हम बात करते हैं, तो सौर मंडल में एक तो हमारा सन है, सन इज द मेन एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। अगर हम एक फैमिली की बात करें तो फैमिली में एक मुखिया होता है, ठीक है। वैसे ही जो सौर मंडल में है, हमारे सौर मंडल एक फैमिली है या सौर परिवार है, तो उसमें मुखिया क्या है, सन है। समझने के लिए इजी वे में ऐसे आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में सौर जो सूर्य क्या है, मुखिया है, और जो सभी ग्रह हैं हमारे, वो इस मुखिया के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे ग्रह हैं, वो सारा 8 ग्रह और एक सूर्य मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण करता है। जैसे सन है, फिर उसके बाद पहला ग्रह आता है हमारा मरकरी, वीनस, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। हालांकि 2006 से पहले जो था, प्लूटो भी एक प्लेनेट काउंट किया जाता था, लेकिन वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि 2006 में उन्होंने अपने जो ग्लोबल समिट हुआ था, उनका मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या था, उन्होंने इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था, उसको ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दिया हुआ है कि ये जो ग्रह की डेफिनेशंस होती हैं, ग्रह की जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, वो प्लूटो फुलफिल नहीं करता है, तो जिसके कारण उसको हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। तो आगे फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है, कि सौर मंडल का निर्माण हुआ कैसे। ये भी बहुत एक फैसिनेटिंग प्रोसेस हुई कि सौर मंडल बना कैसे, ठीक है। और लगभग ये 4.6 बिलियन वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे पहले ये एक स्वेलिंग क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट का था,
ठीक है, नेबुला बना, एक तश्तरी नुमा जो लाइटर गैसेस थी पहले वो इकट्ठी हुई, फिर नेबुला बना। नेबुला में जो मेनली लाइटर गैसेस थी, हाइड्रोजन, हीलियम और अदर जो एलिमेंट्स थे वो इकट्ठा हुए। और बहुत मिलियन वर्ष के पश्चात क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण, कोलिजन के कारण और जो भौतिक प्रक्रियाएं हुई उसमें, फिजिकल प्रोसेसेस के कारण क्या था कि वो जो क्लाउड था वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो उस क्लाउड कोलैप्स के कारण ही हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। ठीक है, हालांकि इसको हम सोलर सिस्टम को डिटेल में स्टडी करते हैं, मैंने इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है ताकि हम इजी वे में बहुत आसानी से फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम को समझ सकें। तो पहले उस स्टेज में हम देखते हैं कि सोलर नेबुला बनता है। ठीक है, सोलर नेबुला क्या था? सोलर नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड था गैसेस का और डस्ट का, जो उससे पहले जितने भी स्टार्स थे, जो तारे थे, उनके जो अवशेष वहां पे रेमिनेंट्स जो थे वो रह गए थे, जिसके कारण वो धूल कण और जो गैसेस के कारण एक बहुत बड़ा क्लाउड बना। और ये एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर और स्पेस के ऊपर स्फेरिकल शेप में, मींस कि सर्कुलर शेप में जो था फैल गया। ठीक है, अब ये सर्कुलर शेप में फैल गया, ये होगी एक स्टेज। ठीक है, कि मैसिव क्लाउड बना। ठीक है, मैसिव क्लाउड था गैसेस का और डस्ट का। डस्ट कहां से आई? डस्ट आई जो इससे पिछले जो तारे थे आकाश में हमारे, उनके अवशेषों के कारण। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, समय के साथ एक बहुत बड़े लंबे या बहुत बड़े एरिया में फैल गया और इसने गोलाकार शेप ली। ठीक है, दूसरी स्टेज आती है ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण। कुछ एक बाहरी डिस्टरबेंसेस के कारण या शॉक वेव जब हुआ था आपस जो नियर बाई सुपरनोवा और कोलिजन विद जो दूसरे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स थे आपस में आसपास, इसके कारण आसपास जो सोलर नेबुला के आसपास, उनमें आपसी टकराव के कारण ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ सोलर नेबुला का गुरुत्वाकर्षण के कारण। और जिसके कारण क्या हुआ कि इस डिस्टरबेंस के कारण क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। ग्रेविटी की फोर्स जो थी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये जो था इकट्ठा होने लगा। ठीक है, वो मैटर जो था सारा, जो एक डिस्क का रूप लिए हुआ था, पहले स्फेरिकल शेप में लिए हुए था, वो कोलैप्स के कारण जो था क्या हुआ, इकट्ठा हो गया और एक प्रोटोस्टार या आद्य सूर्य, आद्य स्टार, आद्य तारा भी कह सकते हैं या पुरातन तारा भी कह सकते हैं, एक बीच में सेंट्रल एरिया में जो था वो एक तारा बन गया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही क्लाउड कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, मतलब उसका विक्षय हो गया, तो उसमें जो था स्पीड और जो घूम रहा था ना, जो तश्तरी जो घूम रही थी ना, जो स्फेरिकल शेप में हमारा नेबुला था, वो जो घूम रहा था उसमें एंगुलर मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है उसके कारण क्या था, इसकी गति में और तेजी आ गई। और वो सेंट्रल जो केंद्रीय भाग में, जहां पर बहुत सारा मास जो था, बहुत सारा मटेरियल जो था, जो कि हॉट था और डेंस था, बहुत गर्म था और बहुत डेंस था, घनत्व उसका बहुत ज्यादा था, उसने क्या किया कि एक प्रोटोस्टार का निर्माण कर दिया। ठीक है, आद्यतन तारा जिसको कहते हैं हम, जो तारा था वो सेंट्रल एरिया में, जो हमारा स्फेरिकल शेप में हमारी नेबुला था, उसके सेंट्रल एरिया में तश्तरी का निर्माण हो गया। उसके बाद आती है एक्सेलरेशन ऑफ मटेरियल वाली स्टेज, जो जैसे जैसे वो प्रोटोस्टार जो था सेंट्रल पार्ट में वो बढ़ता गया। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि उसने अपने आसपास के जो सराउंडिंग मटेरियल था उनको पुल करना शुरू कर दिया गुरुत्वाकर्षण की अट्रैक्शन के कारण, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण। इसके आसपास का जितना भी मटेरियल था, जितने भी पदार्थ थे, उन्होंने उन सब को इसने अपने आसपास जो है इकट्ठा शुरू कर दिया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की। ठीक है, उसके बाद जितना भी मटेरियल जो हमारे प्रोटोस्टार में के कारण बना, जो रोटेटिंग डिस्क मतलब प्रोटोस्टार के चारों ओर घूम रहा था, उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम दिया। और इस डिस्क में, डिस्क मींस की एक तश्तरी नुमा, एक प्लेट नुमा, आप एक प्लेट का एग्जांपल ले सकते हैं। और सेंट्रल पार्ट में हमारा क्या था, प्रोटोस्टार था, आद्यतन जो तारा था, पुरातन जो तारा था, और उसके चारों ओर का भाग जो था वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क था। और ये डिस्क जो हमारा प्रोटोस्टार था वो बहुत डेंस और हॉट था,
और जो हमारा डिस्क था बाहर वाला पार्ट था, ठीक है, सेंट्रल से चारों दिशाओं में बाहर वाला पार्ट था, तो वो उसमें गैसेस थी, डस्ट थे और छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स थे। उसके बाद प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन हुई, ठीक है, विद जो प्लैनेटरी डिस्क हमारी बनी, उसमें छोटे छोटे जो धूल कण थे और गैस थे वो आपस में टकराई और इकट्ठे होते गए, ठीक है, वो आपस में टकराए और इकट्ठे होते गए और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो थे धीरे धीरे ठोस होते गए और उन्हें ग्रहाणु का नाम दिया गया, ठीक है। ग्रहाणु छोटे छोटे पदार्थ जो थे इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, जो डस्ट और गैस के कारण और जो घूम रहे थे उन्होंने धीरे धीरे बड़े होते गए, तो उन्होंने प्लैनेटेसिमल्स का नाम दे दिया, रूप ले लिया। उसके बाद आती है प्रोटोप्लैनेटरी ग्रोथ की स्टेज। इसमें जो प्लैनेटेसिमल्स थे वो निरंतर कोलाइड करते गए, टकराते गए और एक ज्यादा मतलब और अधिक मटेरियल जो है ग्रहण करते गए, जिसके कारण क्या हुआ कि इनका साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ता गया, ठीक है। कई जो हमारे ये प्लैनेटेसिमल्स थे, कई बहुत किलोमीटर्स तक इनकी शेप हो गई, ठीक है, इनकी ग्रोथ हो गई, बहुत किलोमीटर तक इनका डायमीटर बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या आता है, बहुत लंबे समय के बाद यही जो बड़े बड़े हमारे ग्रहाणु थे जिनको हमने प्रोटोप्लैनेट्स का नाम दिया और वो प्रोटोप्लैनेट्स बन जाते हैं। उन ग्रहाणुओं ने ही प्रोटोप्लैनेट्स का नाम ले लिया और रूप ले लिया, ठीक है। और जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो प्रोटोप्लैनेट्स के कारण हुई, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन प्रोटोप्लैनेट्स में थी उसके कारण क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण इनका साइज भी जो था वो बढ़ता गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी क्लियरिंग ऑफ नेबुला की, ठीक है। जो सोलर विंड थी जो नया, उसके बाद नया सूर्य बना, ठीक है, जो बीच में जो अद्यतन तारा था, बीच का जो स्टार था, जहां पे मतलब जो हॉट और डेंस मटेरियल इकट्ठा हुआ था, उसने सूर्य का नाम रूप ले लिया, नया सूर्य वहां पे बन गया और जिसकी विकिरणों के कारण और विकिरणों के दाब के कारण या रेडिएशन प्रेशर के कारण जो कि उसके चारों ओर फैला, जो हमारे प्लैनेटेसिमल डिस्क में गैसेस थी या धूलकण थे, उसने उन सबको दूर कर दिया, भगा दिया, उसने उन सबको खत्म कर दिया और इस प्रोसेस के कारण जो था नेबुला हमारा जो था वो पूरा साफ हो गया और उसके पीछे रह गया हमारे प्लैनेट्स रह गए और स्मॉलर जो छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज जो कि ठोस रूप में थी वो रह गई, ठीक है। और फिर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लैनेट्स की स्टेज, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम प्लैनेट्स बने हमारे, ठीक है, 8 मेन प्लैनेट्स बने हमारे, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है, जिसको हम इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में भी डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। जो इनर प्लैनेट्स थे वो बने थे उन मटेरियल से, उन तत्वों से जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था, और ये जो था ठोस और जो धात्विक मटेरियल थे, मीन्स की ये रॉकी और मेटेलिक जो एलिमेंट्स थे उनसे बने, और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स थे, रिमेनिंग जो 4 प्लैनेट्स थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वो जो थे लाइटर एलिमेंट से बने, जैसे हाइड्रोजन से बने, हीलियम से उनका निर्माण हुआ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपके ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, सन के पश्चात, सन से बढ़ती हुई दूरी, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी की अगर उसमें देखें, बढ़ती हुई दूरी के क्रम में देखें, तो सबसे पहले आता है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। तो जो ये हैं इनर प्लैनेट्स हैं और इनका निर्माण जो है उन मटेरियल से हुआ है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, हाई था, और इनकी डेंसिटी भी ज्यादा है और ये रॉकी और मेटेलिक एलिमेंट्स से बने हैं, और इनका साइज कम है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। रॉकी मटेरियल से ये बने हैं, ठीक है, मेटेलिक मटेरियल से ये बने हैं। अगर हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की, तो हमारे आउटर प्लैनेट्स जो हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। तो ये जो है हमारे लाइटर एलिमेंट से बने हैं, ठीक है, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, उन पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है।
ये हो गए हमारा, ये है हमारा सोलर सिस्टम, जो कि इस मतलब स्टेज वाइज हमने डिस्कस किया किस तरह से हमारे जो तारे थे, ठीक है, हमारे आकाश में, ब्रह्मांड में जो तारे थे उनसे जो धूल और मतलब डस्ट पार्टिकल्स बने, वो इकट्ठे हुए, नेबुला बने, वो तश्तरी के रूप में प्लेनेटेसिमल डिस्क बनी, ठीक है, वो इकट्ठा हुई, ग्रेविटेशनल पुल आया, वो सारे इकट्ठे हुए, बीच में प्रोटोस्टार बना, और प्रोटोस्टार में डेंसिटी जब ज्यादा हुई, एक्यूमुलेशन हुआ मटेरियल का, आसपास का सारा मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया स्टार की तरफ, ठीक है। और फिर क्या हुआ फर्दर, जब वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण या कोलिजन के कारण वो प्लैनेटेसिमल्स बने, प्लैनेटेसिमल्स ने ग्रहों का रूप ले लिया, ठीक है। तो ये है हमारा, इस तरह से इस प्रोसेस में हमारा क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुई किसकी, सोलर सिस्टम की, ठीक है। उसके बाद स्टेज आती है लेट हैवी, मतलब इनका देखो इधर तक की जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करते हैं, प्लैनेट्स बन गए, लेकिन उसके बाद भी इनमें स्टेबिलिटी नहीं थी, इनमें आपस में टकराव हो ही रहे थे, ठीक है। आप जितने भी ये हमारे प्लैनेट्स हैं या कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं या हमारे अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये आपस में कोलाइड कर ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेबिलिटी बाद में आती है, ठीक है। प्लैनेट्स के डिफरेंशिएशन ऑफ प्लैनेट्स के बाद स्टेज आती है लेट हैवी बम्बार्डमेंट की, ठीक है, कि प्लैनेट्स जब बन गए तो लेट एक पीरियड आता है उसके बाद लेट हैवी बम्बार्डमेंट का, जो कि 4.1 टू 3.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ कि सोलर सिस्टम ने एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कोलिजन, जो कि कॉमेट्स में, एस्टेरॉइड्स में और जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चाहे प्लैनेट्स हैं, उन सभी में बहुत लार्ज लेवल पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में कोलिजन हुआ, आपस में टकराव हुए, ठीक है। और इस पीरियड को हम लेट हैवी बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। और लास्ट स्टेज आती है हमारी स्टेबलाइजेशन की, और बहुत मिलियन मतलब ओवर द मेनी मिलियन ईयर्स अगो द सोलर सिस्टम, बहुत मिलियन वर्ष के पश्चात क्या हुआ कि सोलर सिस्टम जो है एक रिलेटिव स्टेबिलिटी या स्थिरता के स्टेज तक पहुंचता है, जहां पर जो प्लैनेट्स जो कि सूर्य के नजदीक मतलब सूर्य के चारों ओर जो है सर्कुलर पाथ में या एक गोलाकार पाथ में, गोलाकार रास्ते में या ऑर्बिट में घूमने लगते हैं और एक स्टेबल मतलब एक निरंतर और निश्चित जो रास्ता है वो अपनाने लगते हैं, ठीक है। और आज की हम बात करते हैं तो आज भी जो सोलर सिस्टम में सूर्य है और उसके 8 प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे असंख्य जो है हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, बौने ग्रह जिनको हम कहते हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, उल्कापिंड हैं या मून्स हैं या सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में लेक्चर कि सोलर सिस्टम किस तरह से बना। हालांकि और इसके साथ में एक हमारा मिथ्स भी बहुत सारी होती और किस तरह से डेवलपमेंट हुई हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की, कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जितना भी हम आकाश या अंतरिक्ष देख पाते हैं उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स ये कहते थे, यूनिवर्स की कोई एक लिमिट नहीं है कोई भी, ये बहुत ही असीम है और अनंत है। और जैसे हमारे प्राचीन काल में धर्म ग्रंथों में भी अनंत ब्रह्मांड का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी की बात करें तो ब्रह्मांड की रचना में बहुत परिवर्तन हुए हैं। और प्राचीन काल में क्या मानते थे कि पृथ्वी को एक ब्रह्मांड के एक सेंटर के रूप में माना जाता था, ठीक है। और उसके पश्चात क्या हुआ है कि पृथ्वी को एक ग्रह के रूप में समझा जाने लगा और सूर्य को केंद्र माना जाने लगा हमारे सोलर सिस्टम में। और उसके पश्चात सूर्य की भी एक पहचान जो है एक नॉर्मल स्टार के रूप में हो जाने लगी, जो कि एक जो गैलेक्सी है, मिल्की वे है, आकाशगंगा का एक पार्ट था। तब ह्यूमन बीइंग ये सोचने लगे, इंसान या मनुष्य ये सोचने लगा कि आकाशगंगा ही ब्रह्मांड है। लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत अनेक आकाशगंगाएं हैं और सभी जो आकाशगंगाएं हैं, अलग अलग आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड की रचना करती हैं, ठीक है। और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं अब ये सोचने लगे हैं कि हम तो केवल एक ब्रह्मांड को जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत सारे ब्रह्मांड हमारे ऊपर हैं और जो कि एक सुपर यूनिवर्स की रचना करते हैं या जिसको हम महाब्रह्मांड भी कहते हैं, ठीक है।
और जो एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग किया था, और इससे संबंधित जो भी स्टडी होती थी उसको हम कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहते थे या कॉस्मोगोनी कहते थे। ठीक है, और अब ब्रह्मांड के लिए क्या है कि हम स्पेस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका अध्ययन करने वाला जो साइंस है, इसके अध्ययन करने वाले जो विज्ञान को हम स्पेस साइंस कहते हैं। हालांकि स्पेस और आउटर स्पेस दो ऐसी टर्म्स आई हैं, इसमें स्पेस जो होता है उसका मीनिंग होता है कि जो उसका मीनिंग समस्त ब्रह्मांड से होता है, जो जिसमें कि पृथ्वी भी सम्मिलित है। जबकि जो आउटर स्पेस की जब हम बात करते हैं तो आउटर स्पेस में पृथ्वी को छोड़कर बाकी जितना भी सारा स्पेस है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जहां पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है वहां से जो आउटर स्पेस है वो शुरू होता है। ठीक है, और दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा लेक्चर तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्लैनेट्स के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।